हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिर्फ। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के लिए 12th बायो के एनसीईआरटी की चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें हम सभी क्वेश्चंस के डिटेल्स को समझेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लेंगे और उसके जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट बनाना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने एमनेस से रिलेटेड सभी मॉक टेस्ट डाल रखे 2021 के लिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी? ऑप्शंस आर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम्स। सो फ्रेंड्स, हमें पता है दैट इकोलॉजी कंसर्न्स विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के इकोलॉजी में, जिसमें होता है ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, देन बायोम। ठीक है, तो ये 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, हम एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी आर नोन एज। तो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी जो टॉलरेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टीनोहलाइन, स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल, यूरीहेलाइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज स्टीनोहलाइन। जो नैरो रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उन्हें बोलते हैं स्टीनोहलाइन। इन तीनों ऑप्शंस को भी देखेंगे। पहले मैं बता दूं कि देखिए एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एमएनएस में लास्ट ईयर आ चुका है, या फिर उससे पहले है, मुझे याद नहीं है, बट उसकी जगह यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ था, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने तीनों ही ऑप्शन ले लिए यहाँ पे ताकि हम इसी के अंदर समझ लें। जो स्टीनोथर्मल होता है वो टॉलरेट करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जहाँ पे थर्मल रहेगा हम वहाँ पे टेम्परेचर वर्ड यूज़ करेंगे। और यूरीथर्मल जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो यूरीहेलाइंस होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टीनो और स्टीनो वर्ड जो है वो नैरो रेंज के लिए यूज़ होगा, जबकि यूरीथर्मल्स, यूरी वर्ड्स जो होते हैं वो वाइड रेंज के लिए होगा। तो थर्मल वर्ड हमारा टेम्परेचर के लिए रहेगा और हालाइन वर्ड जो है सैलिनिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये चारों याद रखिएगा कहाँ से किसके लिए, तो क्योंकि आ चुका है पहले भी। ठीक है, तो थर्ड है हमारा, विच इज़ द प्रोसेस टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को जो मेंटेन कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम, होमोस्टेसिस, एपिमॉर्फोसिस, एपोस्टोसिस। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो हमें पता है ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स में होम्योस्टेटिस होते हैं। तो होम्योस्टेटिस के एग्जांपल क्या क्या हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। हम होम्योस्टेसिस होते हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड्स कम टू इंडिया? तो कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे हर साल हज़ारों में साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो आती हैं, माइग्रेट करती हैं तो साइबेरिया से? तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, केओलादेव नेशनल पार्क, नल सरोवर, मानस सरोवर। तो ये सबको पता है, बी इसका आंसर होगा केओलादेव, जो कि भरतपुर में है। भरतपुर याद रखना है, पूछता है ये एग्ज़ाम में, और भरतपुर का है, राजस्थान में ये। ठीक है, तो केओलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है, जहाँ विंटर के टाइम पे क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं टू स्केप कोल्ड वेदर। वहाँ की ठंड से बचने के लिए वो लोग इंडिया आते हैं। ठीक है, माइग्रेट करके। नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग सीजनल माइग्रेशन। तो कौन सा फैक्टर जो है वो सीजनल माइग्रेशन कॉज करता है? मतलब सीजनल माइग्रेशन किस वजह से होती है? चेंज इन एयर टेम्परेचर, रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, इंक्रीज प्रेडेटर प्रेशर, चेंज इन डे लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ डे लेंथ। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा कौन सा फैक्टर है जो रेगुलेट करती है, जो सीजनल माइग्रेशन को रेगुलेट करती है। हमेशा उन्हें पता चल जाता है कि कब हमें माइग्रेट करना है। ठीक है, तो ये होता है डे लेंथ। जब बर्ड्स को दिखता है कि डे का लेंथ, जो दिन है वो जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तब वो माइग्रेट करने के लिए रेडी हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि विंटर आने वाला है, इसलिए अब दिन छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन डे लेंथ
ये फैक्टर है विच रेगुलेट सीजनल माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन इज शिवरिंग ड्यूरिंग कोल्ड इज़ बेनिफिशियल टू मैमल्स, इट हेल्प्स टू। तो शिवरिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, नो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो ठंड में शिवर करना, कांपने से क्या फ़ायदा होता है? दैट इज़ इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है, हमारे ठंड से बचाता है। ठीक है, 6th है। 7th है हमारा द टू वेजिटेशन ऑफ इकोसिस्टम आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दो वेजिटेशन जब सेपरेट होते हैं इकोसिस्टम के, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? इकोटोन, इकोलाइन, इकोसिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, ये एक फॉरेस्ट एरिया है ये पार्ट, और यहाँ से ग्रास लैंड शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ग्रास वाला एरिया शुरू हो रहा है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? इकोटोन कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमएनएस में, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऐसे मतलब ये ट्रांजिशन जोन हो गया दो कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, ये दो कम्युनिटी है जिसके बीच के ट्रांजिशन जोन को कहेंगे हम इकोटोन। ओके, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन डिड द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस टेंड्स टू इंक्रीज। तो किसी प्लेस की पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी इनमें से? व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, व्हेन एमाइग्रेशन अकर, व्हेन इमिग्रेशन अकर, व्हेन रिप्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ जब इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मतलब जब कोई पॉपुलेशन आता है, ठीक है, बढ़ता है किसी एरिया में, और एमिग्रेशन होता है जब पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल जाता है या फिर कुछ स्पेसिस वहाँ से हटते हैं। तो फिर एमिग्रेशन में तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा, इमिग्रेशन में इंक्रीज़ होता है। और कब होता है? नेटैलिटी में भी इंक्रीज़ होता है। नेटैलिटी मतलब बर्थ रेट, जब बर्थ रेट होता है तभी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एंड मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और रिप्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है तब तो कहाँ से पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस शेप जो ग्रोथ कर्व होता है वो किस में बनता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ में बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लिमिटेड, बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए, दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ जब होती है तब एस शेप का कर्व बनता है। ठीक है, दैट इज़ इसका ग्राफ ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है, मीन्स थोड़ा यहाँ से और कर्व होता है, एस शेप का होता है, जिसमें इस पार्ट को कहते हैं लैग। ठीक है, ये होता है लैग, जबकि ये पार्ट होता है लॉग, एंड ये पार्ट होता है एसिम्प्टोम। तो इस पार्ट को बोलते हैं एसिम्प्टोम, जहाँ जाके ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये एस शेप्ड है, हमें पता है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी तक जब ये पहुँच जाती है तब ये ग्रोथ रुकती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए? dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N/K। तो हमें पता है K क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है, और N क्या होता है इसमें? पॉपुलेशन साइज़। तो टाइम के साथ, टाइम पीरियड के साथ पॉपुलेशन साइज़ कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है उसका फॉर्मूला है। जबकि ये R क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा एस जो ग्राफ है एस सिग्मॉइड कर्व जिसे बोलते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एस कब होता है? जब रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इसे वेरहॉल्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, जिसमें लिमिटेड सोर्स होते हैं। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो जे कर्व बनाता है, जिसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ जिसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, ये इसलिए इस तरह का ग्राफ बनाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है dN/dt इज इक्वल टू RN। तो इसमें होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, लाइक बैक्टीरिया, इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस क्वेश्चन के थ्रू कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग एज पिरामिड। तो ये एज पिरामिड दिया हुआ है, हमें बताना है कि किस टाइप का ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, वैनिशिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज़ स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन का ग्राफ होता है, जबकि हमें पता है एक्सपैंडिंग का क्या होता है, वो इंक्रीज ही होते जाता है। ठीक है, इस टाइप का एक्सपैंडिंग होता है। सॉरी,
यहाँ पे एक गलत हो गया, ये होगा डिक्लाइन पॉपुलेशन होगा ना, ये नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से बोल दिया, जबकि स्टेबल पॉपुलेशन ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है और ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, ये हो जाएगा डिक्लाइन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, डिक्लाइन पॉपुलेशन का है ये, ओके, स्टेबल पॉपुलेशन का नहीं है, डिक्लाइन पॉपुलेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। तो इसमें से कौन सा प्रेडेशन का एग्जाम्पल नहीं है। हमें पता है प्रेडेशन में क्या होता है, वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ अनबेनिफिटेड। तो ऑप्शंस है ब्राउजिंग बाय गोट्स, किलिंग ऑफ डियर बाय लायन, किलिंग अ स्मॉल फिश बाय शार्क, टिक्स ऑन डॉग। तो ए ऑप्शन तो प्रेडेशन का ही है, जबकि किलिंग बाय डियर लायन, किलिंग ऑफ डियर बाय लायन ये भी प्रेडेशन हो गया हमारा, एंड किलिंग ऑफ स्मॉल फिश बाय शार्क तो ये भी प्रेडेशन का है, एक प्रे और एक प्रेडेटर है इसमें। बट टिक्स ऑन डॉग्स जो है ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, पैरासिटिज्म का है, ये प्रेडेशन का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज टिक्स ऑन डॉग। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन। तो पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं, अदर्स फॉर फूड। पैरासाइट किस पे डिपेंड करते हैं, अदर्स फॉर फूड, अदर्स फॉर शेल्टर, मतलब वो दूसरों पर किस चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं, फूड्स, शेल्टर, अदर फॉर फूड एंड शेल्टर, अदर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ अदर्स फॉर फूड एंड शेल्टर के लिए वो पैरासाइट्स जो हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन। अब हमें 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कॉम्पिटिशन, जिसमें यहाँ पे साइन दिया हुआ है कॉम्पिटिशन के लिए कि दोनों ही हार्म्ड है, नेगेटिव नेगेटिव। पैरासिटिज्म में यहाँ साइन दिया हुआ है एक प्रॉफिट होगा एक का और दूसरा अनअफेक्टेड है, जबकि म्यूचुअलिज्म में दिया हुआ है दोनों ही बेनिफिटेड है, एंड प्रेडेशन में दिया हुआ है वन बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। तो प्रेडेशन में हमें पता है एक बेनिफिट होता है, दूसरे का हार्म होता है, हमने अभी देखा। म्यूचुअलिज्म में भी ये पता है दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, जबकि पैरासिटिज्म में एक बेनिफिटेड होता है और दूसरा हार्म्ड होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे गलत है, ठीक है। एंड कॉम्पिटिशन में दोनों ही अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कमेंसलिज्म। तो इसमें से कमेंसलिज्म कौन सा शो नहीं करता है। कमेंसलिज्म में अभी हमने पढ़ा नहीं, कमेंसलिज्म नहीं पढ़ा, फिर भी मैं बताती हूँ। कमेंसलिज्म की क्या होता है, एक बेनिफिटेड होता है जबकि दूसरा अनअफेक्टेड होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो बेनिफिटेड होता है ना ही हार्म्ड होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा शो नहीं करता है कमेंसलिज्म। नॉट, क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से देखना, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शंस है एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री, स्मॉल फिश सर्वाइविंग ऑन एक्सक्रीट्स ऑफ लार्ज फिश, इंटरैक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, टेक्स ऑन डॉग। तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया था, दैट इज टेक्स ऑन डॉग। तो मैंने यहाँ पे कस्कुटा ऑन हेज प्लांट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज कस्कुटा ऑन हेज प्लांट। तो हमें पता है कैस्कुटा जो होता है वो पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के ऊपर, एज दे लॉस देयर क्लोरोफिल्स एंड लीव्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कॉमेंसलिज्म नहीं है, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो गया। जबकि इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश ये हो जाएगा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, जिसमें सी एनिमोन्स के स्टिंगिंग टैंटिकल्स होते हैं जिसपे क्लॉन फिश रहते हैं टू प्रेडेटर से बचने के लिए, और स्मॉल फिश अगर लार्ज फिश के एक्सक्रीटर्स पे रहे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस स्मॉल फिश का बेनिफिट होगा, जबकि ये अनअफेक्टेड रहेंगे। और एपीफाइट्स ग्रोइंग ऑन अ ट्री ये भी एग्जाम्पल है, डेट इज़ ऑर्किड जैसे कि मैंगो के ब्रांच पे ग्रो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कमेंसलिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स वन हार्म्ड एंड अदर अनअफेक्टेड। तो एक हार्म होगा दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा, ये एग्जाम्पल किसका होगा, वन विल बी हार्म्ड एंड अदर विल बी अनअफेक्टेड। कमेंसलिज्म में क्या था, एक बेनिफिटेड है अदर अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा यहाँ पे हार्म्ड और एक अनअफेक्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है पैरासिटिज्म।
अमेंसलिज्म कंपटीशन। तो कंपटीशन का हमने पढ़ा कि दोनों ही अफेक्ट करते हैं, दोनों ही हार्म्ड होते हैं। कमेंसलिज्म में एक बेनिफिटेड अदर अनअफेक्टेड, जबकि पैरासिटिज्म में वन बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज अमेंसलिज्म में एक बेनिफिटेड रहता है और दूसरा एक हार्म्ड रहता है और दूसरा एक हार्म्ड रहता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिक्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक को सीक्रेट कर रहा है उसे पर्सनली कुछ नहीं होगा, बट जो उसके इनिबिटर जो लेगा तो वो उसमें उसका लॉस होगा, ठीक है। जैसे कोई प्लांट अगर केमिकल रिलीज़ करे तो उसे कुछ नहीं होगा, बट जो उसे फीड करेगा केमिकल, टॉक्सिक केमिकल जो उसे फीड करेगा उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल था, इसका आंसर अमेंसलिज्म है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डायपोज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो इनमें से डायपोज कौन शो करता है? डायपोज क्या हमारा सस्पेंशन वाला कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है, वैसे डायपोज होता है। तो डायपोज में कौन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में? बर्ड, जू प्लैंक्टन्स, पोलर बियर, स्नेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, लार्वा या जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो डायपोज में जाते हैं। जबकि बर्ड्स तो हमें पता है माइग्रेट करती हैं। पोलर बियर जो होते हैं एक्सेसिव कोल्ड से बचने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं। किस में? हाइबरनेशन में। तो इसे क्या बोलेंगे हम? विंटर स्लीप। जबकि स्नेल जो होती हैं वो एस्टिवेशन में जाती हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं समर स्लीप। समर के टाइम पे ये एक्सेस हीट को अवॉइड करने के लिए एस्टिवेशन में जाते हैं, समर स्लीप में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म कौन शो करता है इसमें से? कोयल, क्रो, कोयल एंड क्रो, क्रोकोडाइल। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज कोयल एंड क्रो दोनों ही ब्रूड पैरासिटिज्म शो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, तो वो अपना जो एग ले करती है वो क्रो के नेस्ट में जाके रखाती है, ठीक है। ये सब क्या होता है ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलता है, इस टाइप की एक्टिविटीज़, ठीक है, जो क्रो के नेस्ट में अपना एग रखती है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सर्वाइव ऑल्सो देयर। इनका जो एग का साइज़, कलर जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसलिए क्रो से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन सा एनिमल है इसमें से जो बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है? ऑप्शंस आर जेब्रा, कंगारू रैट, कैमल, अंटार्कटिक फिश। तो सब एनसीईआरटी से ही है, तो ये आपने पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ कंगारू रैट जो है दे कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कंगारू रैट कहाँ होते हैं? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में ये सब होते हैं। और ये जो होते हैं अपना जो वाटर है वो बहुत कम लॉस करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं, और जिनका एक्सक्रीटा होता है वो भी बहुत ड्राई फीकल मैटर होता है। इनका जो एक्सक्रीट करते हैं बहुत ही ड्राई फीकल मैटर एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशन। ज़ेरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, लिडोफाइट, हाइड्रोफाइट। तो इनमें से कौन से टाइप के प्लांट्स जो हैं वो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं? ज़ीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, लिडोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो ड्राई कंडीशन के प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन ड्राई कंडीशन। मीजोफाइट्स हमें पता है दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, जो मोस्टली हमें पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ये। जबकि लिडोफाइट्स होते हैं जो रॉक पे ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लिडोफाइट्स। एंड हाइड्रोफाइट्स होते हैं विच लिव इन वाटर, जो पानी में होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोफाइट। तो लिडोफाइट याद रखिएगा रॉक पे होते हैं, और मीजोफाइट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज, टिश्यू एंड सक्यूलेंट नेचर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ प्लांट। तो वाटर स्टोरेज, टिश्यू और सक्यूलेंट कौन से प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ज़ेरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी और डेफिनेटली इन सबसे क्वेश्चन बनते ही हैं एमएनएस में। तो मैं इसके सारे कैरेक्टर्स बता देती हूँ ज़ीरोफाइट्स के। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ओके। सनकेन स्टोमाटा होता है इनका। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो स्टेम से होते हैं क्योंकि लीफ जो होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ओप्यून्शिया,
ये हमने पढ़ा है। ओपेंशिया एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। एंड क्लैडोड होता है, फाइलोक्लैड प्रेजेंट होता है। फाइलोक्लैड आ चुका है पहले भी। फाइलोक्लैड किस में प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप के प्लांट्स में, या फिर इनका फंक्शन क्या है। फाइलोड होता है, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो वाटर स्टोरेज टिश्यू किस में होता है, डी। बाकी बता देती हूँ, मेसोफाइट्स अभी हमने पढ़ा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो एक्सट्रीमली हालाइन कंडीशन में सॉल्टी मार्शी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं बोलते हैं हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मैंने अभी बताया आपको, वो होते हैं मार्शी एरिया में जो ग्रो करते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर वाटर वाले एरिया में, ठीक है, वाटर बॉडी में जो होते हैं। नेक्स्ट है एट हाई एल्टीट्यूड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज। तो जब भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्लेन से, हम प्लेन एरिया से जब हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हेमोग्लोबिन के साथ इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज, सेम रहती है, या फिर कुछ नहीं, नवन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी, दैट इज़ डिक्रीज़ करती है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड प्रेशर। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे वो लो होता है, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम मिलता है। तो ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, ओके। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद बॉडी कंपनसेट कर लेता है लो ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग हाई आरबीसी एंड हाई ब्रीथिंग रेट, ओके। 22 क्वेश्चन है विच रिलेशनशिप इज करेक्टली मैच। तो अब इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। लाइस ऑन ह्यूमन पैरासिटिज्म, माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म। यहाँ तो दोनों ही सही, यहाँ पे क्वेश्चन होगा नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है, ओके। तो लाइस ऑन ह्यूमन पैरासिटिज्म ये ऑप्शन सही है, पैरासाइट होते हैं लाइस ह्यूमन पे। माइकोराइजा हमें पता है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड हायर प्लांट रूट्स। और सी जो है हमारा ए ग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल कॉम्पिटिशन वेयर डी इज प्रिकली पेयर कैक्टस एंड मॉथ इज प्रेडेशन। तो प्रिकली पेयर कैक्टस मॉथ जो है ये दोनों का रिलेशनशिप प्रेडेशन का है, जहाँ हमने, और एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल कंपटीशन ये गलत ऑप्शन है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ये कमेंसलिज्म है, एग्रेट एंड कमेंसलिज्म का एग्जांपल है, जहाँ पे एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल खेतों में जब कोई कैटल घास खाती है तो उसमें जो कीड़े निकलते हैं उसे बगुले खाते जाते हैं, पीछे पीछे देखा होगा आपने कि गाय या भैंस के। तो इसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर एनिमल को कोई अफेक्ट नहीं करता है, बट जो एग्रेट है उसके लिए वो प्रॉफिट साबित होता है, बेनिफिटेड होता है, ठीक है। तो ये कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। जबकि प्रिकली पेयर कैक्टस एंड मॉथ प्रेडेशन का है, हमने पढ़ा है प्रिकली पेयर जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड किया था, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में स्प्रेड होने लगा था, बहुत गंदी तरीके से। तो इसे कंट्रोल किया गया था मॉथ के हेल्प से, ठीक है, जिसे मॉथ के हेल्प से कंट्रोल किया गया था बाद में। तो ये 22 हमारा क्वेश्चन हो गया। 23 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है और डाइवर्सिटी हमें पता है, ऑप्शन देख लेते फिर भी। डेसिडुअस फॉरेस्ट, टुंड्रा, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर सबको पता है डी, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ प्रोडक्टिविटी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा होगी। टुंड्रा में हमें पता है सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24th क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है सॉइल में, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करती है ऐसी जगह पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पहले आ चुका है इस टाइप का। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज नाइट्रोजन। सॉइल में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होने की वजह से इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होती हैं वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करती हैं ताकि वो उनके बॉडी से नाइट्रोजन रिलीज़ कर फिर उन्हें छोड़ देती है। तो वो इंसेक्ट को खाती नहीं है उनके। हाँ, यही क्वेश्चन आया था कि वो इंसेक्ट्स को क्यों कैप्चर करते हैं, कौन से एलिमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए इंसेक्ट से, यही क्वेश्चन आया था। जैसे कि पिच्चे प्लांट होते हैं, ठीक है। तो पिच्चे प्लांट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पिच्चे प्लांट जो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं इंसेक्ट से। तो यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, लास्ट ईयर। इससे पहले आया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। बट 25 क्वेश्चन है इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इथोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, पास्ट लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म,
डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस, नन ऑफ द अबव। तो ईथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ए हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्विक रिवीजन आपका हो गया हो, सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और समझ आ गए हों। ठीक है, मैंने कोशिश किया था कि मैं हर एक क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर को कवर कर लूँ अच्छे से। अगर आप नीट में भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके वहाँ भी आपको हेल्पफुल रहेगा ये सारे क्वेश्चन से। अगर आप नीट भी देंगे एमएनएस के साथ, मोस्टली लोग देते ही हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।